हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद माजी सर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड का 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए टर्म 1 का साइंस का आखिरी सेट यानी सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले सेट 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर चुके हैं, अपलोड भी हो चुका है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है पहले देख लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम वीडियो आज शुरू करने जा रहे हैं। साइंस का सेट 5 यानी विज्ञान का सेट 5। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। 11 का आंसर, 1 का आंसर ए, 1 का आंसर ए। दूसरा का प्रश्न, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, तब परावर्तन के नियम समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर नियम लागू होता है जो प्रकाश की किरणों का परावर्तन करते हैं, परावर्तित करती है, वो सभी पृष्ठों पर परावर्तन का नियम लागू होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 का आंसर डी। 3 का प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो 3 का आंसर हो गया ए, आधी। चौथा नंबर प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अभी हम प्रश्न देखें 3 में क्या बताएं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी उसकी आधी होगी, यानी कि 20 की आधी 10। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 5 नंबर, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है। 5 का आंसर होगा ए। 6 नंबर प्रश्न, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी होता है और किसी किसी स्थिति में वास्तविक भी होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। 6 का आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर प्रश्न यानी 7वां नंबर क्वेश्चन, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है उसमें कौन दर्पण उपयोग किया जाता है? तो जिसका दृष्टि क्षेत्र जब बड़ा होता है उसका, यानी उत्तल दर्पण। 7 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 8वां नंबर प्रश्न, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस संभवतः है। तो यहाँ फोकस दूरी जो है माइनस में दिया है, यानी ऋणात्मक है। उत्तल दर्पण का या उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण या अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ -15 जो ऋणात्मक है यानी माइनस में है, जिससे समझ में आ जाता है कि यह दर्पण दोनों अवतल होंगे, यानी लेंस भी अवतल होगा या दर्पण है तो वो भी अवतल ही होगा। 9 का आंसर ए। 10 नंबर यानी 10वां नंबर प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो हम सभी को मालूम है कि P बराबर 1/f होता है, तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा ए। 11वां नंबर प्रश्न, लेंस का आवर्धन व्यंजक लिखे। तो लेंस का आवर्धन व्यंजक m बराबर v/u होता है, यानी डी। अगर इसी प्रश्न में लेंस की जगह में अगर दर्पण दिया जाए तो उसका आंसर हो जाता ए, यानी m बराबर -v/u। दर्पण में सिर्फ -v/u लिख देते हैं, -v/u हो जाता दर्पण में, लेकिन प्रश्न में लेंस लिखा गया इसीलिए इसका आवर्धन का व्यंजक होगा m बराबर v/u। इसमें माइनस नहीं रहता है, लेंस में माइनस नहीं रहता है, दर्पण में माइनस रहता है। ठीक है, बस इस चीज़ को याद रखिएगा। 11वां का आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर प्रश्न, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम कम से कम न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
12 का आंसर सी। 13 नंबर प्रश्न, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब है वो हमारे आँखों में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है और छोटा भी बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 13 का ए। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? आपस में आदान प्रदान का मतलब जैसे हो गया ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, तो बराबर क्या बन जाएगा? ए सी और बी डी। यानी इसमें बी भी अपना जगह बदलता है और सी भी अपना जगह बदलता है, तो विस्थापित हो रही है, लेकिन दो विस्थापन हो रहा है, दो अलग अलग लिखा हुआ है, तो द्विविस्थापन हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 14 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, द्विविस्थापन हो रहा है। क्योंकि दो को अगर एक परमाणु अपना जगह को बदलता, आदान प्रदान होता तो विस्थापन होता है, लेकिन दो बदल रहे हैं इसीलिए द्विविस्थापन हुआ। 14 का आंसर डी। 15 नंबर प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण नियम। 15 का आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न, उपचयन में क्या होता है? तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। 17 नंबर प्रश्न, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है, X का नाम क्या है? तो इसमें X का नाम जो है वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, उसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसमें पानी मिला दिया जाता है तब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है। तो X का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। 17 का आंसर होगा बी। 18 नंबर प्रश्न, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी बी। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? जल की बर्बादी को रोका जाए, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, धूम्रपान से बचे, इसमें तो नहीं लग रहा धूम्रपान के बारे में कुछ बताया जा रहा है। भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, इसमें तो हाथ धोने की नहीं, इसे कुछ केमिकल टाइप का है, इसीलिए इसका आंसर होगा सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, ठीक है। ये 19 का आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर प्रश्न, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? तो क्षारक जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, सॉरी OH+ होना चाहिए, माइनस है, प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न 21 नंबर, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें जो गैस निकलती है वो है हाइड्रोजन। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके जब करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका आंसर होगा 21 का आंसर हो जाएगा ए। 22 का, क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्लोर क्षार प्रक्रम में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए। 23 नंबर प्रश्न, वह पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है, वो तथा प्रकृति संक्षारक है, वो पदार्थ क्या होगा? तो वह पदार्थ क्षार होगा, स्वाद में कड़वा है, क्षार है। 23 का आंसर होगा बी। 24 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? तो जिसका पीएच मान 5 होता है उसे वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। 24 का आंसर बी। 25 नंबर प्रश्न, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाए तो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वो गैस कौन है? तो वो गैस हाइड्रोजन है। 25 का आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। 26 नंबर प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस में उत्सर्जन भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 26 का आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर प्रश्न, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होती है। 27 का आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत। रक्तवाही 28 नंबर प्रश्न, रक्तवाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है वो क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग धमनी कहते हैं। जो रुधिर को यानी ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है उसे धमनी कहते हैं। अगला प्रश्न 28 का आंसर बी। 19 नंबर प्रश्न 29 नंबर, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के ही कारण कोई भी अंग जब कट जाता है तो ब्लड में थक्का जम जाता है, रुधिर में थक्का जम जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लेटलेट्स। 29 का आंसर डी। 30 नंबर प्रश्न, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। भाप के रूप में जब जल होता है तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 30 का आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों हैं, लेकिन मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। 31 का आंसर हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट। 32 नंबर प्रश्न, अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो इस भाग का नाम जो है जिसे रक्षा होती है उसका नाम है श्लेष्मा। 32 का आंसर होगा ए। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो एक बात याद रखिएगा, जो शाकाहारी होता है उस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, और इसमें हम देखा जाए तो शाकाहारी सिर्फ गाय है, इसी इसका आंसर हो जाएगा सी। 33 का आंसर सी। 34 नंबर प्रश्न, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में विखंडन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 34 का आंसर हो जाएगा ए, विखंडन। अगला प्रश्न, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार के जनन की विधि है? तो कलम विधि जो है कायिक प्रवर्धन में आता है। 35 का आंसर हो जाएगा बी, कायिक प्रवर्धन। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? मादा, तो मादा जो है अंडाशय है। 36 का आंसर होगा बी, अंडाशय। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो लैंगिक संचरण जो रोग है इनमें से वो गोनोरिया है। 37 का आंसर सी, गोनोरिया। 38 नंबर प्रश्न, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो जो शुक्राणु हैं वो वृषण में उत्पन्न होते हैं। 38 का आंसर सी, 38 का आंसर सी। 39 नंबर प्रश्न यानी 39 नंबर क्वेश्चन, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यही आंसर है। 39 का आंसर ए, ये ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है यानी बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है वो तापीय विद्युत संयंत्र में। तो 39 का आंसर होगा ए। 40 नंबर प्रश्न, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस को हम लोग जैव गैस के नाम से भी जाना जाता है। 40 का आंसर हो जाएगा सी, जैव गैस। आज हम लोगों ने साइंस का यानी विज्ञान का सेट 5 कंप्लीट कर लिया है। जिसको वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक करे और शेयर करे, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इनका फ़ायदा ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक लिए गुड बाय।